गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एलिमेंट्री कैनाल ऑफ अर्थवर्म। अर्थवर्म की एलिमेंट्री कैनाल के बारे में डिस्कस करेंगे। एलिमेंट्री कैनाल माउथ से एनस तक होती है। किस किस सेगमेंट्स में क्या क्या पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जब अपन बॉडी वॉल के बारे में पढ़ रहे थे उस समय भी मैंने आपको बताया था, जब मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे थे उस समय भी मैंने आपको बताया था कि अर्थवर्म की जो बॉडी होती है वो सेगमेंटेड बॉडी होती है। सेगमेंट्स होते हैं, मेटामर्स में डिवाइड होते हैं। तो सेगमेंट का नंबर चलेगा, नंबर का गेम चलेगा, जो आपको याद करना है। कैसे भी करें लेकिन आपको याद रखना है बेटा। साथ साथ अपन चलेंगे, आपको साथ साथ याद होता जाएगा। ठीक है, एक बार जस्ट आपको रिवाइज करना पड़ेगा। सेल्फ नोट्स बनाते रहे, नोट्स हम वैसे भी आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, चलिए अपन बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल ऑफ अर्थवर्म की बात करते हैं। जनरली अपन को ये देखा जाता है कि इसकी बॉडी सेगमेंटेड बॉडी होती है और बॉडी के अंदर आपको कितने सेगमेंट नजर आते हैं? नियर अबाउट 100 to 120 सेगमेंट्स या मेटामर्स होते हैं। ठीक है, अभी अपन मान के चल रहे हैं ये सारी जो सिस्टम्स अपन पढ़ रहे हैं वो फेरिटिमा का पढ़ रहे हैं भाई। किसका पढ़ रहे हैं? फेरिटिमा का पढ़ रहे हैं, क्योंकि अलग अलग जो आपके अर्थवर्म आएंगे उसमें सब में अलग अलग डिफरेंट वेरिएशंस आपको नजर आएगा। जनरल फीचर्स जो होते हैं वो अपन फेरिटिमा के बारे में डिस्कस करते हैं। तो मान लीजिए अपन चलते हैं कि मान लीजिए उसके अंदर 100 सेगमेंट्स होते हैं, क्योंकि ये वेरिएबल नंबर्स होते हैं। अपन 100 सेगमेंट मान के चलते हैं ताकि कुछ ऐसे फीचर्स आएंगे जिसके ऊपर इजीली अपन उसको समझ सकते हैं। क्या क्या होंगे जैसे आएंगे उस समय में आपको डिस्कस करेंगे, बता देंगे। अब अपन उसकी एलिमेंट्री जो कैनाल होती है 100 सेगमेंट अपन ने मान के चला, यानी सेगमेंट 1 से लेकर के सेगमेंट 100 तक होता है। इसकी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो कहां से स्टार्ट होती है? माउथ से स्टार्ट होती है और कहां तक एंड होती है? एनस तक एंड होती है। लेकिन सेगमेंट के अकॉर्डिंग इसमें बॉडी के अंदर क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या कैसे होते हैं, उसको अपन देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन डायग्राम देखेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट इसका डायग्राम ये। डायग्राम आपको आ गया, सारी कहानी समझ में आ जाएगी। देखिए सबसे पहले क्या होगा, यहां पे एक माउथ होगा। माउथ एक्चुअल में आपकी याद आ रहा है जब अपन मॉर्फोलॉजी पढ़ा था, है ना, तो पेरिस्टोमियम जो फर्स्ट सेगमेंट था उसके नीचे वेंट्रल साइड के अंदर माउथ प्रेजेंट होता है। ठीक है, फर्स्ट सेगमेंट कौन सा है? माउथ सेगमेंट नहीं है। माउथ तो का है आपका जो पेरिस्टोमियम है ना, फर्स्ट सेगमेंट है, उसके नीचे वेंट्रल साइड में लगा होता है। ठीक है, और उसके बाद में आपका ये जो चेंबर आता है इसमें अपन सेगमेंट्स अलग अलग नहीं बनाए, अपन एक साथ ही यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि उसके बाहर आपको अलग अलग सेगमेंट्स नजर आएंगे जो आपको लिखने होंगे। मैं आपको बता दूंगा वैसे ही। अब यहाँ पे आपका ये माउथ हो गया, नेमिंग चलो बाद में कर लेंगे, कर देते हैं। चलो ये हो गया आपका माउथ। माउथ किस में खुलेगा भाई? अंदर बक्कल कैविटी में खुलेगा। बक्कल कैविटी में खुलेगा। बक्कल कैविटी कहां से स्टार्ट होगी? फर्स्ट सेगमेंट से स्टार्ट होगी और 3 सेगमेंट तक चलेगी, यानी ये आपकी क्या होगी? बक्कल कैविटी। दिस इज बक्कल कैविटी। कहां से कहां तक? फर्स्ट से 3 सेगमेंट तक बक्कल कैविटी प्रेजेंट होती है। क्लियर होगी? अब बक्कल कैविटी हो गई। बक्कल कैविटी के बाद कौन सा पोर्शन आता है आपका? फेरिंग्स वाला पोर्शन आता है। ठीक है, तो यहां पे मैं फेरिंग्स बना देता हूं। ये लीजिए, फेरिंग्स की यदि अपन बात करें, फेरिंग्स मस्कुलर फेरिंग्स होती है, 4 to 5 सेगमेंट्स के अंदर प्रेजेंट होती है। यानी पहले 3 सेगमेंट के अंदर आपका क्या था? बक्कल कैविटी था। उसके बाद 2 सेगमेंट्स के अंदर नंबर अपन लिख देते हैं एक बार, 1, 2 और ये 3 नंबर फेरिंग्स है, जो 4 से 5 सेगमेंट यानी 4th सेगमेंट और 5th सेगमेंट के अंदर आपका फेरिंग्स आपको नजर आएगा। बात यहां तक समझ में आ गई? ठीक है, फेरिंग्स होने के बाद आपका क्या आएगा? फेरिंग्स के बाद में ईसोफेगस आएगा। ईसोफेगस जैसे अपनी बॉडी के अंदर है वैसे ही लॉन्ग ट्यूबुलर पार्ट होता है। क्या होता है भाई? लॉन्ग ट्यूबुलर पार्ट होता है। 4 से 5 सेगमेंट में वो था, अब ये 5 से लेकर के 7 सेगमेंट में आपको ईसोफेगस नजर आएगा। ईसोफेगस 5 to 7 सेगमेंट। क्लियर हो गया? ये ईसोफेगस हो गया। ईसोफेगस के बाद आपको क्या नजर आएगा? ईसोफेगस के बाद में अपन को यहाँ पे एक पर्टिकुलर यूनिक स्ट्रक्चर्स होती है जो आपको यहीं पे देखने को मिलेगी। किसके अंदर मिलेगी? आपके अर्थवर्म के अंदर ही आपको देखने को मिलेगी ये स्ट्रक्चर्स। नाम क्या देंगे इसको? गिजार्ड। दिस इज गिजार्ड। ये आपको गिजार्ड मिलेगी। गिजार्ड किस सेगमेंट में होती है? 8th सेगमेंट में होती है, या थोड़ा बहुत अपन ले सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा वेरिएशन होता है, तो 8 से 9 सेगमेंट वहां पे नजर आता है। मैक्सिमम पोर्शन इसका 8 सेगमेंट का ही होता है।
ठीक है ना। तो 8 सेगमेंट या अपन ले सकते हैं 8 से 9 सेगमेंट, लेकिन आपको याद रखें कि 8 सेगमेंट मैक्सिमम पार्ट होता है, थोड़ा बहुत 9 सेगमेंट का भी इसमें पार्ट आ जाता है। गिजार्ड जो मेनली क्या करता है कि जो भी वो खाता क्या है, अर्थवर्म का फूड क्या होता है, डेड एंड डिकेइंग पार्ट ऑफ द प्लांट्स, प्लांट्स के डेड और डिकेइंग पार्ट्स होते हैं। सॉइल खाता है, उसमें ह्यूमस वगैरह प्रेजेंट होती है, वो सब उसको यूटिलाइज करता है। तो गिजार्ड के अंदर क्या होती है, उसकी ग्राइंडिंग होती है भाई, जैसे आपकी क्या बोलते हैं उसको, चक्की होती है, उसके अंदर ग्राइंड करते हैं सब कुछ, मिक्सर ग्राइंडर होता है, उसके अंदर ग्राइंडिंग करती है, पिसाई होती है एकदम महीन महीन एकदम बारीक। तो वही ग्राइंडिंग गिजार्ड के अंदर होती है। समझ में आ गई? गिजार्ड से याद रह जाएगा ग्राइंडिंग वाला पोर्शंस। अब आपका क्या हुआ, गिजार्ड हो गया। गिजार्ड के बाद में क्या आएगा भाई, गिजार्ड के बाद में आपका आएगा स्टमक। ये लीजिए स्टमक सेगमेंट हो गया इसका, ये आपका स्टमक हो गया 6 नंबर पे स्टमक। सेगमेंट्स की अपन बात करें 9 से लेकर के 14 सेगमेंट तक, क्योंकि अपन ने वो 8 सेगमेंट ही माना था, यहां से 9 से 14 तक आपका स्टमक प्रेजेंट होता है। ठीक है, स्टमक के बाद में क्या आएगा, स्टमक के बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आपका आता है इंटेस्टाइन। क्या आएगा भाई, स्टमक के बाद अपनी बॉडी में भी इंटेस्टाइन होता है। ठीक है, अब इसमें इंटेस्टाइन बना देंगे अपन ऐसे कुछ, लो जी ये लो इंटेस्टाइन बना दिया अपन ने। अब इसमें क्या होता है, इंटेस्टाइन 3 अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होती है। ठीक है, वो पार्ट्स कैसे हैं, किस बेस पे होते हैं, उसको अपन देख लेंगे। एक मिनट, यहां पे एक स्ट्रक्चर्स होती है इंटेस्टाइन के अंदर, इंटेस्टिनल सिक्का। ठीक, उसके बाद ये 26 सेगमेंट के अंदर है, 26 लिख देंगे भाई। उसके बाद आपकी बीच में डोर्सल के अंदर अपन देखें तो मिड डोर्सल लाइन ब्लड वेसल्स अपन ने देखी थी जब मॉर्फोलॉजी अपन ने पढ़ी थी, ब्लैक लाइन होती है डोर्सल साइड में। तो इसके अंदर 26 सेगमेंट के बाद में ही दोनों तरफ क्या होती हैं, लिम्फ ग्लैंड स्टार्ट हो जाती हैं। क्या स्टार्ट हो जाती है, लिम्फ ग्लैंड स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये आपकी लिम्फ ग्लैंड है। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट जो सेगमेंट्स हैं आपका जो इंटेस्टाइन का स्टार्ट होता है, उसके अंदर आपको एक पर्टिकुलर और एक यूनिक स्ट्रक्चर्स नजर आएगी भाई। वो यूनिक स्ट्रक्चर्स क्या होगी, टाइपोसोल्स प्रेजेंट होंगे इसके अंदर। एक्चुअल में ये टाइपोसोल जो हैं वो हैं क्या, सुना, टाइपोसोल। एक्चुअल में टाइपोसोल आपके लार्ज विलाई हैं। जैसे अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेस्टेड फूड को अब्जॉर्ब करने के लिए विलाई और माइक्रोविलाई जैसी स्ट्रक्चर थी, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, सरफेस एरिया बढ़ रहा था, और सरफेस एरिया इंक्रीज होने की वजह से क्या हो रहा था, मैक्सिमम फूड का अब्जॉर्प्शन हो रहा था। यही सारे फंक्शंस आपकी टाइपोसोल अर्थवर्म के अंदर करती है। बात समझ में आई? तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर्स मैंने बनाई, ये पूरी की पूरी एलिमेंट आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना, उसी के अंदर प्रेजेंट होती है, लेकिन पूरी के अंदर नहीं होती है। ये स्टार्ट कहाँ से होता है, आपका जो टाइपोसोल वाला जो पोर्शन होता है वो 27 सेगमेंट से स्टार्ट होता है। कितने सेगमेंट से स्टार्ट होता है, 27 सेगमेंट से स्टार्ट होता है। तो इस टाइपोसोल 27 सेगमेंट से स्टार्ट होता है, लेकिन उससे पहले भी तो आपकी इंटेस्टाइन है। समझ आ रही मेरी बात भाई? ये टाइपोसोल मान लीजिए ये आपका 27 नंबर सेगमेंट है, उससे पहले भी तो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है। यहां तक तो आपने क्या बनाई है, देखना, आपका स्टोमक मान लीजिए यहां तक था, ये आपका स्टोमक है। ठीक है, कहां तक था, 14 तक। अब 15 से स्टार्ट हो जाएगी, ये आपका 15 सेगमेंट है। ठीक है, तो 15 से और 26 तक अपन ले ले, ये मान लीजिए ये आपका 26 सेगमेंट है, ये लो। ठीक है, और ये आपका मान लीजिए 27 नंबर का सेगमेंट है। ठीक, तो 15 से 26 आपका ये टाइपोसोल कहां प्रेजेंट है, 27 नंबर सेगमेंट से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन उससे पहले भी तो स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो अपन ने क्या किया, इस टाइपोसोल की लोकेशन के बेस के ऊपर आपकी जो इंटेस्टाइन है उसको 3 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया। कैसे, 27 सेगमेंट से ऊपर वाली साइड यानी 15 से लेकर के जो 26 तक का जो सेगमेंट है उसको अपन ने नाम दे दिया प्री टाइपोसोलर रीजन। ध्यान से सुनना, प्री टाइपोसोलर रीजन कहां से कहां तक हो गया, 15 से 26 तक। लिख देता हूं मैं यहां से, कहानी समझ में आ रही है ना? ठीक है, फिर 27 सेगमेंट जो आपका है, 27 सेगमेंट से आपका स्टार्ट होगा टाइपोसोलर रीजन, क्योंकि यहां पे टाइपोसोल प्रेजेंट है। तो सेकंड में लिख देता हूं यहां पे टाइपोसोलर रीजन। अब इसके नंबर की बात करूं
तो कहां से स्टार्ट होगा? 27 से स्टार्ट होगा। अब एनसीईआरटी के अंदर एक लाइन लिखी हुई है, उस लाइन का मीनिंग समझ लीजिए, क्योंकि लाइन ऐसे मिक्सअप करके लिखी है, इतना सेंटेंस। देखो प्रॉब्लम कहां आती है, एनसीईआरटी की लैंग्वेज जो है, जब बच्चे पढ़ने बैठते हैं तो उसमें क्या होती है कि उसमें कोई कोमा नहीं आती, डायरेक्ट क्या आता है? फुल स्टॉप आता है। 2 3 4 5 जब लिखने बैठते हैं तो कोमा कहीं यूज नहीं करते हैं, या अपन कह सकते हैं कि छोटे छोटे सेंटेंस नहीं होते, एक साथ बड़े सेंटेंस होते हैं, 4-5 सेंटेंस को मिलाकर एक बड़ा सेंटेंस बना देते हैं, ठीक है ना। तो फिर उसको क्या होता है, मिक्सअप हो जाता है, समझ में नहीं आता लैंग्वेज में एक्चुअल में ये कहना क्या चाहता है। लेकिन वो चीज मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। जब आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ेंगे, लेकर के बैठेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो चीज क्या लिखी है। उसने लिखा है कि 27 सेगमेंट से टाइपोसोलर रीजन स्टार्ट होता है और लास्ट सेगमेंट तक जाता है। बोले लास्ट सेगमेंट तक जाता है मतलब अपने 100 सेगमेंट लिए तो 100 तक जाता है, लेकिन फिर लिखता है एक्सेप्ट लास्ट 25, एक्सेप्ट लास्ट 25। कहने का सिंपल सा मीनिंग ये है कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि अपन इसको कितने सेगमेंट लेकर के चल रहे हैं? 100 सेगमेंट लेकर के चल रहे हैं। आपकी जो टाइपोसोलर रीजन या प्री टाइपोसोलर रीजन कहां से स्टार्ट हो रहा है? 15 से स्टार्ट हो रहा है, 15 से 26 तक आ रहा है, 27 से ही आ रहा है। तो मैं ये कह रहा हूं कि लास्ट के 25 सेगमेंट को अपन निकाल दें तो आपका वो टाइपोसोलर रीजन आता है। तो 100 में से 25 अपन निकाल दें तो कितना बचता है भाई? 75 होता है। तो 27 से लेकर के 75 वाला जो रीजन है वो आपका टाइपोसोलर रीजन होता है, ठीक है। उसके बाद टाइपोसोल्स अब्सेंट होती है, जहां पे टाइपोसोल की जरूरत नहीं है, अब्जॉर्प्शन का काम यहीं पे हो जाता है 27 to 75। ये 75 मैंने एग्जांपल लिया है कि यदि अपन 100 सेगमेंट मान करके चलते हैं तो, लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि लास्ट के 25 सेगमेंट के अंदर आपको टाइपोसोल्स नजर नहीं आएगी, ठीक है। अब क्या होगा? उसके बाद थर्ड पॉइंट आएगा जहां पे टाइपोसोल्स प्रेजेंट नहीं होगी, यानी वो होगा पोस्ट टाइपोसोलर रीजन। लिख देता हूं, विजिबल है क्या? दिख रहा है बेटा? वन मिनट नजर में है, चलो दिख रहा है, अच्छा सॉरी रुक भी जा भाई। यस, वायर का जमेल। पोस्ट टाइपोसोलर रीजन देख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो लिख लेना आप, पोस्ट टाइपोसोलर रीजन। अब पोस्ट टाइपोसोलर रीजन कहां से कहां तक होगा भाई? 75 तक तो ये था, तो ये स्टार्ट हो जाएगा आपका 76 से लेकर के 100 तक। ये लो सा, कहानी समझ में आ गई यहां तक? हाँ या ना में जवाब तुरंत आ जाना चाहिए। चलो ठीक है, अब 2 चीज और लिखी, इसके बारे में और जान लेते हैं अपन। ये स्ट्रक्चर्स आपको नजर आ रही है, ये 26 सेगमेंट के अंदर है। क्या कहते हैं इसको? इंटेस्टिनल सीकम, इंटेस्टिनल सीकम 26 सेगमेंट के अंदर होती है, इंटेस्टिनल सीकम होती है। और ये क्या करती है? डाइजेशन के अंदर हेल्प करती है, अमाइलेज एंजाइम का सिक्रेशन करती है भाई। ये किसका सिक्रेशन करती है? अमाइलेज एंजाइम का सिक्रेशन करती है, ठीक है। 26 सेगमेंट में होता है, और 26 सेगमेंट से ही लास्ट सेगमेंट तक जो मिड डोर्सल लाइंस होती है उसके दोनों तरफ यहां पे आपको लिम्फ ग्लैंड नजर आएगी। दिस इज लिम्फ ग्लैंड। पैर के अंदर होगी, एक इस साइड आपको देखने को मिलेगी, एक आपको इस साइड देखने को मिलेगी। क्या बोलेंगे इसको? लिम्फ ग्लैंड के नाम से जानेंगे। लिम्फ ग्लैंड जो है वो नेचर में कैसी होगी बेटा? फेगोसाइटिक नेचर, यानी ऐसे कुछ सब्सटेंसेस का सिक्रेशन करेगी जो हार्मफुल जो बैक्टीरियाज हैं उनको किल करने का काम करेगी, उनका काम तमाम करने की कोशिश करेंगी। वो फेगोसाइटिक सेल्स होती है, फेगो का मतलब किल करने वाली, मारने वाली होती है। तो ये लिम्फ ग्लैंड प्रेजेंट होती है। कहां से? नंबर गेम याद रखना, 26 से लास्ट सेगमेंट तक प्रेजेंट होगी। इंटेस्टिनल सीकम पैर के अंदर होती है, ओनली एक ही सेगमेंट में होती है। कहां होती है बोली? 26 सेगमेंट के अंदर, 26 सेगमेंट में होती है। अमाइलेज एंजाइम का सिक्रेशन करती है। यहां तक की कहानी समझ में आई कि नहीं आई? फिर अपन डाइजेशन की बात करेंगे भाई। बोलो फटाफट, यस और नो में आंसर दो। लिखो यस, सब के सब लिखो। चलो अब अपन बात कर लेते हैं इसके डाइजेशन की। एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूं, ये जो डायग्राम जो अभी हमने बनाया है आपको सेम वैसे ही बनाना है, वैसे ही लिखते जाना है। बस माइंड के अंदर जो नंबर सेगमेंट्स हैं वो आपको याद रहने चाहिए। सबसे पहले आप क्या बनाएंगे? सबसे पहले आप बनाएंगे बक्कल कैविटी, ठीक है।
बक्कल जो कैविटी होगी वो कितने सेगमेंट से कितने सेगमेंट होगी आपकी, 1 to 3 सेगमेंट्स में आपको नजर आएगी। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब बक्कल कैविटी यहाँ पे अपन साथ में डाइजेशन भी बता देते हैं तो पूरा आपका एक बार रिविजन्स भी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बक्कल कैविटी आपके 1 नंबर से 3 नंबर सेगमेंट तक प्रेजेंट होती है। यहां तक समझ में आई मेरी बात? ठीक है। अब बक्कल कैविटी के वेंट्रल साइड के अंदर आपका कौन है, माउथ वाला पोर्शन प्रेजेंट है। यानी फर्स्ट सेगमेंट जो पेरिस्टोमियम था, याद आया ना अपन को स्ट्रक्चर्स, अपन ने जब सेगमेंट्स बनाए थे तो उसमें यहाँ पे वेज लाइक स्ट्रक्चर्स बनाई थी और यहाँ पे टर्मिनल पोर्शन के ऊपर आपका क्या बनाया था, अपने माउथ बनाया था। ठीक है ना, तो ये आपका माउथ यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये आपका फर्स्ट पोर्शन होता है जिसको अपन पेरिस्टोमियम कहते हैं। आ रही है समझ में? ये प्रोस्टोमियम था। अब बक्कल कैविटी आपका माउथ जो होता है, एक्चुअल में इनका फंक्शंस क्या होता है, इसके अंदर होता क्या है। बक्कल कैविटी और जो माउथ है वो क्या करेंगे, फीडिंग का काम करेंगे बेटा। किसका काम करेंगे? फीडिंग का काम करेंगे। फीडिंग का मीनिंग क्या हुआ कि फूड को लेने का काम करेंगे, फूड को एनगल्फ करने का काम करेंगे। अब फूड के फॉर्म में ये क्या लेते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। फूड के फॉर्म में क्या लेते हैं, सोइल लेते हैं। सोइल के अंदर ह्यूमस होता है। ठीक है, डेड लीव्स ऑफ प्लांट्स, डेड पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, यानी प्लांट के डेड पार्ट्स होते हैं, चाहे लीव्स हो, चाहे ट्विग हो, ब्रांचेज हो, कुछ भी हो, उसको एज ए फूड काम में लेते हैं। फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सोइल को ये खाते हैं, डेड पार्ट्स प्लांट्स वगैरह उसको यूटिलाइज करते हैं, सोइल के अंदर ही रहते हैं, बर्रो वगैरह बना करके रहते हैं, बर्रो के अंदर ही आपका प्रोस्टोमियम बनाने में हेल्प करता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है, फूड उन्होंने ले लिया, बक्कल कैविटी के अंदर आ गया, यानी माउथ से आ गया, बक्कल कैविटी में आ गया। डाइजेशन की यदि अपन बात करें तो डाइजेशन यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। उसके बाद आता है आपका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट नहीं कह सकते, एक्चुअली में अपन सेकंड पार्ट इसको कह सकते हैं। ये आपका फेरिंग्स आता है। ठीक है, फेरिंग्स सेगमेंट में कहाँ से कहाँ तक होगा, 4 to 5 सेगमेंट के अंदर ये प्रेजेंट होता है। अब फेरिंग्स है, मस्कुलर फेरिंग्स होता है आपका। फेरिंग्स कैसा होता है, मस्कुलर फेरिंग्स होता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थोड़ा बहुत। डाइजेशन की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, सेगमेंट्स भी साथ साथ में आपको याद रखने। मस्कुलर जो फेरिंग्स होता है, मस्कुलर फेरिंग्स 2 साइड होती है इसमें बेटा, आपको याद है, एक डोर्सल साइड होती है, एक आपकी वेंट्रल साइड होती है। डोर्सल और वेंट्रल। जो डोर्सल साइड होती है उसके अंदर क्या होती है, यहां लिख रहा हूं मैं, सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। क्या होती है, सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। सैलिवरी ग्लैंड किसका सिक्रेशन करेगी, सलाइवा का सिक्रेशन करेगी। किसका सिक्रेशन करेगी, सलाइवा का सिक्रेशन करेगी। और ये जो सलाइवा है ये क्या करेगा, फूड के साथ में मिक्सअप होगा और फूड को स्लाइमी बनाएगा। स्लाइमी का मतलब क्या होता है, वेट बनाएगा, उसको चिकना बनाएगा ताकि वो इजीली उसका एनगल्फ हो जाए। एक फंक्शन और होता है आपकी, जो मस्कुलर होती फेरिंग्स जो होती है उसके अंदर प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम प्रोटियोजेज सिक्रेट होते हैं। वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेंगे, पेप्टॉन्स और प्रोटियोजेज के अंदर डाइजेस्ट कर देंगे। यानी प्रोटीन का डाइजेशन आपका कहाँ स्टार्ट हो जाता है, फेरिंग्स के अंदर स्टार्ट हो जाता है। भाई कहाँ स्टार्ट हो जाता है, फेरिंग्स के अंदर आपका प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो वेंट्रल वाला जो पोर्शन होता है फेरिंग्स का, वेंट्रल वाले पोर्शन से फूड है वो कहाँ चला जाता है, नीचे आ जाता है। नीचे फूड कहाँ आएगा भाई, ईसोफेगस के अंदर आएगा। तो फेरिंग्स के अंदर अपन ने क्या पढ़ा, वेंट्रल साइड और डोर्सल साइड। डोर्सल साइड में सैलिवरी ग्लैंड्स होती है, सिक्रेट करती है सलाइवा। सलाइवा फूड के साथ मिक्सअप होकर के फूड को स्लाइमी बनाती है, चिकना बनाती है। और चिकना बनाने के बाद क्या करता है, वो वेट हो जाता है, इजीली एनगल्फ हो सके, इजीली नीचे स्वेलो हो सके। तो स्वेलो करने का काम कौन सा का, वेंट्रल वाला पोर्शन करता है। एक और यहाँ पे क्या होता है, प्रोटीन का डाइजेशन होता है। बात यहाँ तक समझ में आ गई? चलो ठीक है। उसके बाद में क्या आता है, उसके बाद आपका आता है ईसोफेगस। ईसोफेगस में क्या होता है, लॉन्ग पार्ट होता है, ट्यूबुलर पार्ट। इसके अंदर आपको कोई भी डाइजेशन देखने को नहीं मिलता है। इसके अंदर कोई भी डाइजेशन नहीं होता है तो फिर फूड कहाँ आ जाएगा, नेक्स्ट पार्ट में आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट कौन सा भाई, आपका गिजार्ड आता है। ईसोफेगस कहाँ से कहाँ तक था, 5 to 7 सेगमेंट था। उसके बाद आपका गिजार्ड आता है। गिजार्ड आपका मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है कि नहीं है? क्या क्या होता है गिजार्ड के अंदर, गिजार्ड जो है उसके अंदर जो फूड यूज किया है आपने, उस फूड की क्या होगी, ग्राइंडिंग होगी भाई। ग्राइंडिंग सिंपल वे में अपन ये कह सकते हैं कि पिसाई होगी। आपके चक्की होती है ना, चक्की की तरह उसमें 2 पार्ट के बीच में आ जाता है और एकदम ग्राइंड
महीन महीन, या ग्राइंडिंग मिक्सचर जो ग्राइंडर होता है उसकी तरह यूँ समझ लीजिए। क्यों? क्योंकि ये जो पार्टिकल्स खाता है, सोइल के पार्टिकल्स खाता है, वो हार्ड पार्टिकल्स होते हैं, है ना। प्लांट की लीव्स ट्विग्स वगैरह जो होती है उन सब को सब क्या करेगी, एकदम ग्राइंड कर देगी, एकदम सेमी सॉलिड पेस्ट जैसा बना देगी भाई, मक्खन जैसा हो जाएगा एकदम, फिर ईजिली मूव करता रहेगा। तो ग्राइंडिंग से याद रखेंगे गिजार्ड, गिजार्ड से याद रखेंगे ग्राइंडिंग। सेगमेंट कौन सा होगा? 8 और 9 सेगमेंट, लेकिन मोस्टली पार्ट इसका 8 सेगमेंट का ही होता है। बात यहाँ तक समझ में आ गई? ये गिजार्ड हो गई। गिजार्ड के बाद में आता है आपका स्टमक। गिजार्ड के बाद में क्या आएगा? स्टमक आएगा। स्टमक का सेगमेंट्स की नंबर बात करें 9 to 14 स्टमक के अंदर सेगमेंट्स, यानी 9 to 14 जो सेगमेंट्स होता है उसके अंदर आपका स्टमक प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब इसके अंदर होता क्या है? स्टमक के अंदर भी आपका प्रोटीन का डाइजेशन होगा। फर्स्ट लिखो, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, वही होगा, प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट कर दिया जाएगा पेप्टोन्स के अंदर, प्रोटियोज के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है? फेरिटेमा की बात नहीं कर रहा हूं मैंने आपको बताया था कि जो भी चीज अपन डिस्कस कर रहे हैं वो फेरिटेमा के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन एक स्पेशल यूनिक फीचर्स होता है जो फेरिटेमा पोस्टुमा के अंदर नहीं होता है। वो फीचर्स क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ कैल्सीफेरस ग्लैंड। ये इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, याद रखना। प्रेजेंस ऑफ कैल्सीफेरस ग्लैंड। कैल्सीफेरस जो ग्लैंड होती है वो स्टमक के अंदर प्रेजेंट होती है, लेकिन फेरिटेमा के अंदर प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, तो वहां पे आपको क्वेश्चन कर सकता है कि फेरिटेमा के अंदर ये प्रेजेंट है या फिर एब्सेंट है, या फिर 4 ऑप्शन दे सकते हैं। ठीक है, किस किस में ये कैल्सीफेरस ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। आपको इतना याद रखना है कि फेरिटेमा के अंदर ये नहीं होती है। क्लियर? एनसीईआरटी के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है। कैल्सीफेरस ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, वो क्या करती हैं? एक सब्सटेंसेस का सिक्रेशंस करती हैं। इट सिक्रेट ए सब्सटेंसेस। ठीक है, और वो सब्सटेंसेस जो होता है वो नेचर में कैसा होता है बेटा? लाइम जैसा होता है। ठीक है, यानी नेचर में कैसा होता है? बेसिक नेचर के अंदर होता है। ठीक, अब ये क्या करेगा कि आपका जो फूड आया है, फूड के अंदर आपने क्या लिया है? सोइल लिया है, ह्यूमस है उसके अंदर। ह्यूमस के अंदर क्या होता है? ह्यूमिक एसिड होता है, ह्यूमिक एसिड। तो ये बेसिक नेचर का सब्सटेंस है जो कैल्सीफेरस ग्लैंड सेक्रेट करती है। इस ह्यूमिक एसिड को क्या कर देती है? न्यूट्रलाइज कर देती है भाई। क्या कर देती है? न्यूट्रलाइज कर देती है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस याद हो गया? समझ में आया? ठीक है, स्टमक का काम खत्म। उसके बाद अपन आते हैं इंटेस्टाइन के ऊपर। इंटेस्टाइन के सेगमेंट की अपन एक बार वापस बात कर लेते हैं। इंटेस्टाइन कहाँ से स्टार्ट होती है? 15 से स्टार्ट हो जाती है ना, 100 तक चलती है। तो आप देखें कि टोटल जो 100 सेगमेंट हैं उसमें आपकी सबसे बड़ी है इंटेस्टाइन, 15 से स्टार्ट हो, यानी लास्ट के 85 जो पार्ट होते हैं वो आपके इंटेस्टाइन के अंदर आते हैं। ओनली 15 पार्ट आपके किस में आते हैं? इसमें माउथ से लेकर के स्टमक तक आते हैं। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ द टाइपोसोल। टाइपोसोल किस सेगमेंट में प्रेजेंट है? याद करवाने का चुटकियों में, साथ साथ में बोलना है आपको, बोलोगे नहीं तो सीखोगे नहीं, याद नहीं होगा बेटा। टाइपोसोल किस सेगमेंट में प्रेजेंट है? 27 सेगमेंट में प्रेजेंट है। लिख दो तुरंत साथ में। ठीक है, 27 सेगमेंट में प्रेजेंट है। ऊपर वाले में नहीं है, लास्ट नीचे वाले में भी नहीं है, जहां से आपकी इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है। तो इस लोकेशन के बेस पे 3 पार्ट्स में अपन इंटेस्टाइन को डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट पार्ट दैट इज प्री टाइपोसोलर रीजन, सेकंड जहां पे प्रेजेंट होती है टाइपोसोलर रीजन, और थर्ड पार्ट आपका पोस्ट टाइपोसोलर रीजन्स। क्वेश्चन अराइजेज हियर, व्हाट इज टाइपोसोल? एक्चुअल में ये टाइपोसोल है क्या? आपकी टाइपोसोल कुछ भी नहीं है। इंटेस्टाइन के अंदर लार्ज विलाई है जो डाइजेस्टेड फूड का क्या करेगी? अब्जॉर्प्शन करने का काम करेगी। जो डाइजेस्टेड फूड होगा उसका अब्जॉर्प्शन टाइपोसोल के अंदर होता है। ये लार्ज विलाई होती है, 27 सेगमेंट में प्रेजेंट होती है। क्लियर हो गया? ठीक है, प्री टाइपोसोलर रीजन होता है वो 15 से लेकर के 26 सेगमेंट तक होता है। ये देखो यहां पे डाइजेशन का काम होता है। क्या होता है? डाइजेशन का काम होता है। उसके बाद डाइजेशन हो जाएगा। अब डाइजेशन पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसका अब्जॉर्प्शन करवा देंगे, कहानी खत्म हो जाएगी। डाइजेशन की यदि अपन बात करें, लिख देते हैं इधर साइड में, तो इसके अंदर कंप्लीट डाइजेशन इसका प्री टाइपोसोलर जो रीजन होता है यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। जैसे ह्यूमन के अंदर डाइजेशन अपन ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? स्टार्च है ना, उसको अमाइलेज जो एंजाइम है वो क्या करेगा? डाइजेस्ट करेगा, किस में कन्वर्ट कर देगा? माल्टोज के अंदर कन्वर्ट कर। तो स्टार्च है उसको अमाइलेज एंजाइम डाइजेस्ट करेगा, डाइजेस्ट किस में कर देगा भाई? माल्टोज के अंदर डाइजेस्ट कर देगा। ठीक है, फर्दर क्या होगा? माल्टोज का डाइजेशन होगा। माल्टोज उसका डाइजेशन कौन करेगा? माल्टेज एंजाइम करेगा। ये चीज तो आपको पता ही है।
अमाइलेज है वो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करेगा, माल्टोज का डाइजेशन होगा तो उसके लिए एंजाइम क्या आएगा अपने पास, माल्टेज एंजाइम आएगा। ये सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, और इसको कार्बोहाइड्रेट की जो सिंपल फॉर्म होती है ग्लूकोज, उसके अंदर उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा। क्लियर है। ऐसे ही आपका फैट है उसको क्या करेगा, लाइपेज एंजाइम, ये लिपिड्स में आते हैं, लाइपेज एंजाइम काम करेगा, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। और क्या हो सकता है, आपके जो पेप्टोन्स थे, जो प्रोटीन डाइजेस्ट कर रहा था उसको, प्रोटीन जो पेप्टोन्स में डाइजेस्ट कर रहा था उसको पेप्टिडेज एंजाइम काम करेगा और सिंपल आपके अमाइनो एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ये आपका डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, बोलो यस और नो फटाफट। ठीक है। अब प्री टाइपोसोलर रीजन के अंदर यानी 15 से 26 सेगमेंट के अंदर क्या हो गया, डाइजेशन का काम कंप्लीट हो गया। डाइजेशन खत्म होने के बाद 27 सेगमेंट्स आएगा, टाइपोसोलर रीजन स्टार्ट हो जाएगा, जहां पे क्या है, टाइपोसोल्स प्रेजेंट हैं, विलाई हैं। डाइजेस्टेड जो फूड होंगे उसका क्या हो जाएगा, अब्जॉर्प्शन हो जाएगा। मैक्सिमम इसके अंदर जो फूड है वो यहाँ पे अब्जॉर्ब हो जाता है। अब्जॉर्ब हो गया डाइजेस्टेड फूड प्रोडक्ट का, जो अनडाइजेस्टेड है वो वापस पोस्ट टाइपोसोलर रीजन के अंदर चला जाएगा। पोस्ट टाइपोसोलर जो रीजन्स है वहां पे क्या होगा, जो अनडाइजेस्टेड फूड प्रोडक्ट्स है वो रेक्टम के थ्रू, लास्ट पास जो एनस होता है उसके थ्रू बाहर निकल जाता है। किसके फॉर्म में निकलता है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि वो आपका 1 मिनट, यस, वो किसके फॉर्म में बाहर निकलता है, पेलेट्स के रूप में बाहर निकलता है। पेलेट समझते हैं, ऐसे राउंड स्पेरिकल स्ट्रक्चर्स, गोली जिसको आप कहते हैं ना, राउंड राउंड स्पेरिकल स्ट्रक्चर्स के रूप में बाहर निकलते हैं, इसको अपन पेलेट्स कहते हैं। एंड दैट पेलेट इज ऑल्सो नोन एज वर्म कास्टिंग। क्या कहते हैं बेटा, वर्म कास्टिंग के नाम से जानते हैं। एंड दैट वर्म कास्टिंग और द पेलेट्स ऑफ द फीकल मैटर ऑफ द अर्थवर्म, अर्थवर्म का ये जो फीकल मैटर है वो क्या है, वर्म कास्टिंग जिसको कहते हैं, ये सबसे अच्छी गुड क्वालिटी ऑफ मेन्योर होती है, गुड क्वालिटी ऑफ मेन्योर होती है। इट कंटेन नाइट्रोजन, phosphorus, potassium, and we know that NPK, nitrogen, phosphorus and potassium that are present in the fertilizers, ये fertilizers में होते हैं, अपन डालते हैं उसको, तो फर्टिलाइजर को डालने की जरूरत नहीं पड़ती है अपन को। ये अच्छे क्वालिटी के फर्टिलाइजर्स प्रोड्यूस करती है वर्म कास्टिंग, जिसको फार्मर्स होते हैं उसको फील्ड के अंदर एज ए मेन्योर्स यूज करते हैं, उसकी प्रोडक्टिविटी क्रॉप की बढ़ जाती है। किसके वजह से, प्रेजेंस ऑफ NPK, इसी वजह से इसको फ्रेंड्स ऑफ फार्मर भी अपन कहते हैं। बात समझ में आ गई कि भाई ये इतनी सी बात है जो एलिमेंट्री कैनाल आपकी कंप्लीट होती है। आई थिंक ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। तो जैसे जैसे अपन लिखते जाएं वैसे वैसे सेगमेंट्स के बारे में ध्यान में रखें और इनके फंक्शंस के बारे में देखें, डाइजेशन क्या होता है, और इस बेसिस के ऊपर, टाइपोसोल के बेस के ऊपर प्री एंड टाइपो एंड देन पोस्ट टाइपो रीजन पता हो जाना चाहिए। आपका डाइजेशन क्या हो गया, खत्म हो गया, अब्जॉर्प्शन हो गया, वर्मी कास्टिंग निकल गई। उसके बाद अपन बात करें रेस्पिरेटरी सिस्टम की। अब दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि अभी तो एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट किया है, वीडियो लंबा चला जाएगा, आप रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट क्यों करें। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि एक सिस्टम बनाए। रेस्पिरेशन जो होता है वो अर्थवर्म के अंदर मॉइस्ट स्किन से होता है। किससे होता है, मॉइस्ट स्किन से होता है, यानी क्यूटेनियस रेस्पिरेशन इसके अंदर प्रेजेंट होता है। रेस्पिरेशन के थ्रू, स्किन की जो सरफेस होती है उसमें डिफ्यूजन के थ्रू ही क्या करता है, गैसेज का एक्सचेंज हो जाता है, और स्पेशल इसके अंदर कोई ऑर्गन मिलकर के ऑर्गन सिस्टम्स नहीं बनाते हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर कुछ नहीं पढ़ना अपन को, इतना सा याद रखें, स्किन के थ्रू क्यूटेनियस रेस्पिरेशन इसके अंदर देखने को मिलता है। क्लियर है। तो अभी अपन ने क्या पढ़ा है, लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा था बॉडी वॉल के बारे में अपन ने स्टडी किया था, अभी अपन ने एलिमेंट्री कैनाल के बारे में स्टडी कर लिया, रेस्पिरेशन के बारे में अपन ने पढ़ लिया। नेक्स्ट लेक्चर अपन पढ़ने वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में एनसीईआरटी आप उठाओगे 5 लाइन आपको नजर आएगी, डायग्राम उठाओगे 500 लाइन नजर आएगी, क्योंकि डायग्राम के अंदर वो सब कुछ लिख दिया है उसने जो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन डिस्क्रिप्शन में कुछ भी नहीं लिखा है। तो वैसे ही है जैसे बॉडी वॉल के बारे में उन्होंने बताया था। हम डिटेल के साथ सारी स्ट्रक्चर्स को देखेंगे, आपको ये टॉपिक क्लियर आ जाएगा, समझ में आ गया, उसके बाद आपको वो समझ में आने वाला है। तो इसको क्लियर करके ही आप सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आए। ठीक है।